अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में मनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। दिल्ली विधानसभा के लिए चुनाव प्रचार आज शाम थम गया। आखिरी दिन भी सीएम धामी का ताबड़तोड़ प्रचार अभियान जारी रहा। सीएम धामी ने कई जगहों पर रोड शो किया। सीएम धामी ने पहले करोल बाग में बीजेपी उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार किया। सीएम धामी ने रोड शो के जरिए लोगों से बीजेपी उम्मीदवार दुष्यंत गौतम के लिए जनता से वोट की अपील की। वहीं संगम विहार में सीएम धामी ने रोड शो किया और सीएम धामी के साथ में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी रोड शो में शामिल हुए। सीएम ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला और सीएम धामी ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली में कोई काम नहीं किया है और सिर्फ घोटाले किए हैं। वहीं सीएम ने यह भी कहा कि दिल्ली की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है और इस बार दिल्ली में कमल खिलने जा रहा है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, करोल बाग की पहली तस्वीर और संगम विहार की दूसरी तस्वीर। दोनों ही जगह पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रचार किया और बीजेपी के पक्ष में जनता से वोट करने की अपील की। पूरे दिल्ली में भाजपा की बड़ी जीत होगी। यहाँ डबल इंजन का सरकार लगेगा, विकास तेज गति से आगे बढ़ेगा, क्योंकि जो सरकार यहाँ पर आपदा की सरकार पिछले 10 सालों से चल रही है, लोगों ने देखा है, उन्होंने भ्रष्टाचार किए हैं, घोटाले किए हैं, वायदा खिलाफी करी है और जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं किए हैं। प्रयागराज में मौनी अमावस्या के स्नान के बाद में सोमवार को वसंत पंचमी का अमृत स्नान भी हो गया है, लेकिन पिछले स्नान के मुकाबले भीड़ और व्यवस्था कंट्रोल रही। भीड़ को थामने का काम चारधाम यात्रा में भी चुनौती भरा होता है। ऐसे में 4 मई से क्राउड मैनेजमेंट के ऐसे ही प्लान पर उत्तराखंड को अभी से काम करना होगा। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं इसी पर। 3 फरवरी को प्रयागराज में बसंत पंचमी का तीसरा अमृत स्नान पूरा हो गया। मौनी अमावस्या के स्नान के मुकाबले भीड़ कंट्रोल दिखाई दी। धार्मिक यात्रा, मेलों, मंदिरों में भीड़ कंट्रोल करना सबसे बड़ी चुनौती होता है। ऐसे में 4 मई से चारों धाम के कपाट खुलने के साथ ऐसी ही चुनौती उत्तराखंड को भी झेलनी होगी, जहां यात्रा की शुरुआत के साथ ही यात्रियों का सैलाब उमड़ता है। रजिस्ट्रेशन से लेकर दर्शन तक भीड़ प्रबंधन यानी क्राउड मैनेजमेंट करना चुनौती होता है। इतना ही नहीं, आखिरी वक्त में भीड़ रोकने के लिए दूसरे राज्यों से अपील जारी करनी पड़ती है। साल 2023 में चारधाम यात्रा में 56 लाख यात्री आए, तो साल 2024 में 46 लाख यात्रियों ने चारधाम में दर्शन किए। पिछले साल शुरुआत में गंगोत्री यमुनोत्री में ट्रैफिक जाम लगा, तो वहीं केदारनाथ में कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा लोग पहुंचने पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी रोकना पड़ा। जुलाई के आखिर में केदारनाथ में आपदा से 1.5 महीने यात्रा पर असर पड़ा। यही वजह है कि अगले 90 दिन सरकार और शासन को रजिस्ट्रेशन से लेकर दर्शन का प्लान करना होगा, ताकि भीड़ कंट्रोल रहे और आसानी से दर्शन हो सकें। पूरे विश्व से लोग आते हैं बाबा केदार के दर्शन करने, बाबा बद्री विशाल के दर्शन करने, यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम। और सरकार का फर्ज भी यही है कि जो टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं उनको अच्छी सुविधाएं मिले, उनको उनकी यात्रा सुगम हो, उनकी यात्रा अच्छे से दर्शन हो जाए। हम पूर्ण कोशिश भी कर रहे हैं। पिछले साल भी आपको मालूम है कि सरकार ने पूर्ण कोशिश करी। आपदा की वजह से काफी वहाँ पे समस्याएं आई, रुद्रप्रयाग में स्पेशली, लेकिन इस बार जो है हमारी तैयारियां ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। चार धाम यात्रा में सबसे बड़ी चुनौती केदारनाथ धाम में मैनेजमेंट है, क्योंकि 22 किलोमीटर की पैदल यात्रा के बाद धाम में एक बार में सिर्फ 5000 लोग ही रुक सकते हैं। वहीं बारिश और आपदा के लिहाज से केदारनाथ सबसे ज्यादा संवेदनशील है। ऐसे में भीड़ कंट्रोल करने की नौबत न आए और लोकल लोगों का नुकसान न हो, इस प्लान को ध्यान में रखकर काम करने की बात मुख्यमंत्री के सचिव और गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने कही। और सभी चीज़ों में दिक्कतें नहीं आती हैं, लेकिन क्राउड का जो इशू होता है, जो अभी पिछले दिनों प्रयागराज में भी कुछ समस्या आई, आपने देखा होगा सभी ने। तो इसके लिए हम लोग सभी स्टेक होल्डर से लगातार बातचीत कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि उनके भी सुझाव ले रहे हैं कि अगर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो हमें किस तरह से आगे रिएक्ट करना चाहिए, क्योंकि एक ये भी इशू आता है कि अगर यात्रा रोकी जाती है तो लोगों में थोड़ा रिजेंटमेंट भी होती है, क्योंकि लोगों की आर्थिकी बहुत कुछ निर्भर करती है चारधाम यात्रा के ऊपर। उनको भी कॉन्फिडेंस में लेना है, क्योंकि ये यात्रा हम सब की है, केवल सरकार की यात्रा नहीं है, सभी की यात्रा है। कुंभ में स्नान के लिए देश भर से लोग पहुंच रहे हैं, तो चारधाम यात्रा में लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। कुल मिलाकर बात भीड़ पर जाकर टिकती है और शुरुआत से लेकर आखिर तक भीड़ को मैनेज करना ही सबसे मुश्किल काम होता है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून।
अल्मोड़ा पिथौरागढ़ हाईवे पहाड़ की लाइफलाइन है, लेकिन पिछले 4 महीने से क्वारब के पास में लैंडस्लाइड होने से पहाड़ का जीवन थम सा गया है। प्रशासन ने रात को हाईवे को पूरी तरह से बंद कर दिया, लेकिन दिन में हाईवे भले ही चालू है, लेकिन पुलिस की मदद से यहां से गाड़ियों को गुजारा जा रहा है। मैं खड़ा हूं क्वारब के पास, जहां पर पिछले 4 महीने से पहाड़ी दरक रही है और न्यूज़ 18 लगातार ग्राउंड जीरो पर जाकर इस रिपोर्टिंग को कर रहा है। अभी भी आप देख सकते हो कि इस पूरी पहाड़ी से लगातार पत्थर गिर रहे हैं। सुरक्षाकर्मी गाड़ियों को रोक कर भेज रहे हैं कि कोई दुर्घटना न घटे, लेकिन लगातार इस पर जो है मलबा गिरते जा रहा है। ये धूप में भी गिर रहा है, बारिश में नहीं, ये लगातार जो धूप हो रही है इसमें भी गिर रहा है। और आने वाले समय में जब तक जो है इस सड़क को बेहतर नहीं किया जा सकता है, तब तक ये खतरा बढ़े रहेगा। किशन जोशी, न्यूज़ 18, क्वारब पुल, अल्मोड़ा। देहरादून से खबर है, नेशनल गेम्स से जुड़ी हुई बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर ताइक्वांडो में मैच फिक्सिंग का आरोप लगा है। ताइक्वांडो के 10 इवेंट में मेडल बेचने की डील का आरोप है और टेक्निकल मेंबर टी प्रवीण कुमार पर यह आरोप लगाए गए हैं, जिसके बाद में प्रवीण कुमार को हटा दिया गया। इस पूरे मामले पर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष पीटी उषा ने बयान जारी किया है। नेशनल गेम्स से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मैच फिक्सिंग का आरोप लगा है और प्रवीण कुमार पर यह आरोप लगाए गए हैं और प्रवीण कुमार को हटा दिया गया है और इसी के चलते अब अध्यक्ष पीटी उषा की तरफ से एक बयान भी जारी किया गया है। राष्ट्रीय खेलों में सोमवार को रुद्रपुर के शिवालिक साइकिलिंग वेलोड्रम ट्रैक पर साइकिलिंग के इवेंट हुए और इस इवेंट के पहले दिन पुरुष और महिला साइकिलिस्ट से सिंगल स्प्रिंट और साथ ही स्क्रैच रेस में हिस्सा लिया गया। खास बात तो यह है कि इस खास तरह की साइकिलिंग इवेंट को देखने के लिए राज्य की खेल मंत्री रेखा आर्य भी मौजूद रहीं। शान ले, शौर्य का प्रमाण ले, सर्वश्रेष्ठ है मैदान में। राष्ट्रीय खेलों में बीच हल्द्वानी के इंटरनेशनल स्टेडियम में पुरुष टीमों के बीच में फुटबॉल के मुकाबले हुए, जिसमें उत्तराखंड में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोवा को 1 के मुकाबले 4 गोल दाग कर हरा दिया। इस जीत के साथ में उत्तराखंड की टीम ने फुटबॉल के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है और इसके साथ ही सोमवार को मणिपुर दिल्ली के बीच में ये दूसरा मुकाबला खेला गया, जिसमें दिल्ली को हार का सामना करना पड़ा। भुवनेश्वर में हॉकी। अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसे गुडड़ी के लाल से जिसका सफर शुरू हुआ उत्तराखंड के दूरस्थ चंपावत जिले से। कोई गुरु ना मिलने पर उसने यूट्यूब को अपना गुरु बनाया और सोमवार को नेशनल गेम्स में राज्य का नाम ऊंचा किया। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। कैसे किया? ना मेरे पास कोई कोच, ना मेरे पास कोई फैसिलिटी, ना हमारे पास वो गेम है। मैंने बस इंटरनेट में वीडियोस देख देख के उनको स्टॉप करके उनको देख के कि ये किस तरीके से कर रहे हैं, ये कैसा उनका पूरी लाइफस्टाइल। दिन रात मैं आपको बता रहा हूँ, 24 घंटे होते तो आप यकीन मानो उसमें से 20 घंटे तो मैं, मतलब वैसे अब ये प्रैक्टिकल नहीं है बोलना, लेकिन आप ये समझ लो अगर मैं 20 घंटे बोल रहा हूं तो कितनी बड़ी बात है। मैं 20 घंटे मेरे दिमाग में यही चलता रहता था कि ये कैसे कर रहे हैं, एक मिली सेकेंड देखते रहता था उनके। तो क्यों हो रहा था ऐसा क्यों हो रहा? क्योंकि मेरे पास कोच ही नहीं था। चंपावत के हमारा जो ओलंपिक स्पोर्ट है, इतना पुराना स्पोर्ट है, वो क्यों लैग कर रहा है? उसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करा जाए तो मैं आपको बोल रहा हूं बहुत हाई लेवल पे मेडल आ सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। आपको उसको थोड़ा सा ना देखना है कि आपको इसको कैसे बेटर कर सकते हो। ये मैं गारंटी दे रहा हूँ कि मेडल बहुत इंटरनेशनल लेवल पे मेडल आ जाएंगे अगर आप ऐसा करेंगे। विवेक के मेडल जीत की कहानी इसके पीछे का संघर्ष भी बयां करती है। दृढ़ निश्चय और फोकस किसी भी बाधा को पार कर सकता है और ये विवेक ने करके दिखाया है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। पिथौरागढ़ में नेशनल गेम्स के तहत हो रही बॉक्सिंग प्रतियोगिता जारी है। चौथे दिन पुरुष वर्ग में
14 और महिला वर्ग में 12 मुकाबले खेले गए। उत्तराखंड के लिहाज से चौथा दिन मिला जुला रहा। पुरुष वर्ग में हर्षवर्धन जोशी को जहां महाराष्ट्र के मुक्केबाज हरिवंश के हाथों मात खानी पड़ी, तो वहीं हिमांशु सोलंकी अगले राउंड में पहुंचने में सफल रहे। बॉक्सिंग प्रतियोगिता में मंगलवार में क्वार्टर फाइनल मुकाबले शुरू हो जाएंगे। भारतीय बॉक्सिंग संघ के सचिव हेमंत कुमार का कहना है कि स्पोर्ट्स कॉलेज में विश्व स्तरीय रिंग बना है और इसमें ओलंपिक प्रतियोगिताएं तक हो सकती हैं। इसलिए पिथौरागढ़ में अब हर साल एक राष्ट्रीय स्तर की बॉक्सिंग प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। अभी ये इंटरनेशनल टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, बॉक्सिंग रिंग वगैरह सभी इंटरनेशनल है यहाँ, तो ये बॉक्सिंग रिंग में ओलंपिक हो सकता है। सेम स्टैंडर्ड रिंग है, बॉक्सिंग रिंग है, इक्विपमेंट्स काफ़ी है, अपना हॉल भी अच्छा है, यहाँ इंटरनेशनल हो सकता है। और नेशनल हम बॉक्सिंग फेडरेशन में काफ़ी इंटरेस्टेड है, यहाँ हर साल में एक नेशनल हो। और अब देखते हैं पहाड़ टॉप 10। बागेश्वर में 2 गारों की भिड़ंत में 2 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हरिद्वार में एक सड़क हादसे में रेलवे के जेई की मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। बाइक डिवाइडर पर टकराने से हादसा हुआ। रामनगर के मोती महल में एक युवक ने दूसरे पर जानलेवा हमला कर दिया। घायल का अस्पताल में इलाज जारी है। विधायक उमेश कुमार और चैंपियन मामले में प्रस्तावित महापंचायत को लेकर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स से कई इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला गया। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में अब ओपीडी पर्चा का दाम 5 रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए हो गया है। साथ ही जांचों के रेट भी बढ़ गए हैं। रुद्रप्रयाग डीएम की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में जनता दरबार आयोजित की गई, जिसमें दर्ज 25 समस्याओं में से 11 का मौके पर ही निपटारा किया गया। बागेश्वर में जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें डीएम ने लोगों की समस्याओं को तत्काल समाधान करके निपटाया। हरिद्वार के गढ़बीरपुर गांव में प्रस्तावित एसटीपी को लेकर ग्रामीणों में रोष है। गांव के मुख्य मार्ग पर एसटीपी बनाए जाने के विरोध में लोग पहुंचे। कुछ खिलाड़ी बीमार होने पर खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि कुछ लोग नहीं चाहते कि अल्मोड़ा में गेम्स हो, इसलिए बेतुकी बात कर रहे हैं। ऋषिकेश के शिवपुरी गंगा बीच पर वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन शुरू हो गया, जिसमें महिला वर्ग में कुल 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। उत्तरकाशी के चिनियाली सोण में मडुआ झंगोरा से बन रही पहाड़ी मिठाइयों की डिमांड दिल्ली तक पहुंच गई है। क्या है ये वो पहाड़ी मिठाई, आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। चिनियाली सौड़ में दयाल सिंह की कोदा, झंगोरा और लौकी से बनी मिठाइयों को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। मिठाइयों का स्वाद ऐसा है कि जो एक बार यहाँ से मिठाई ले जा रहा है वो बार बार यहाँ आ रहा है। दुकानदार का कहना है कि कोरोना काल में जब देहरादून, ऋषिकेश से कच्चे माल की आपूर्ति बंद हुई तो उन्होंने स्थानीय अनाजों से ही मिठाई बनाने की ठानी थी और आज उनकी बनाई कोदा, झंगोरा की बर्फी, लड्डू और लौकी से बनी मिठाइयों की भारी डिमांड है। काफी लोग लेके जाते हैं। नीचे दिल्ली गई है, चंडीगढ़ जा रही है, तुम्हारे विदेशों तक एक डॉक्टर थे, वो अपनी लड़की के लिए विदेश अमेरिका भेजा उसने। कितना खर्चा है, मतलब कितने रुपए किलो है ये मिठाई? ये 4 के आसपास है साहब, 400 रुपए केजी के आसपास है। सभी 400 की है? 400। दूर दराज से आने वाले यात्री भी लोकल प्रोडक्ट से बनी मिठाइयों को पसंद कर रहे हैं, क्योंकि कोदा, झंगोरा और लौकी से बनी मिठाई स्वाद के साथ सेहत का भी खजाना है। बनाते हैं और हम खास तौर पे उसी रास्ते से ऋषिकेश देहरादून जाते हैं तो अपने रिश्तेदारों के लिए या मेहमानों के लिए यहाँ से जो मोटे अनाज की, चाहे कोदा हो, चाहे झंगोरा हो, मंडवा, इसकी बनी हुई बर्फी ले जाते हैं। और ये कीमत में भी बहुत कम है। जो अगर बाजार में आप जाएंगे मिठाइयों के दाम आसमान छूते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो 400-500 रुपए किलो में 1 किलो मोटे अनाज की मिठाई मिल जाएगी। दयाल सिंह का कहना है कि वो पीएम मोदी को अपना आदर्श मानते हैं और लोकल फॉर वोकल को आगे बढ़ा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट। या वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।